गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, माइनिंग ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एमएमडीआर का ये लेक्चर नंबर 2 है एंड ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको लेक्चर नंबर 1 में प्रोवाइड करा दूंगा। कल मैंने उसका लेक्चर दिया था, कल प्लानिंग नहीं थी बट मुझे लगा कि जरूरी है आप लोगों के लिए भी जानना, क्योंकि एक माइनिंग ऑफिसर के लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि लीज होल्डर को कब लीज पर जमीन दी जाएगी, कौन सी जमीनों कौन से मिनरल्स का जो है तो लीज दिया जाना चाहिए, कौन से मिनरल्स का लीज नहीं दिया जाना चाहिए, लीज में जो मिनरल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में कितने साल का लीज दिया जाएगा, है ना, या फिर कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बेसिस पर आपका जो है तो लीज दिया जाएगा, कब तक का कोई भी लीज वैलिड होगा, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और रॉयल्टी कितना देना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो रॉयल्टी कितना देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है तो एक माइनिंग ऑफिसर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आप काम करेंगे तो आपकी जानकारी में ये सारी चीजें होनी ही चाहिए कि कौन सी कंपनी जो है तो हमें पैसा दे रही है, किससे हमें बेनिफिट हो रहा है, किससे बेनिफिट नहीं हो रहा। ये सारी जानकारियां हम जो है तो रखते हैं अपने पास, ठीक है, चूंकि एज अ माइनिंग ऑफिसर हमारी देखभाल में ही पूरा का पूरा स्टेट काम करता है और उनसे रेवेन्यू जनरेट करवाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। नियम कानून से चले प्लस रेवेन्यू जनरेट करके हमें अच्छा खासा दे, तब तो हमारा स्टेट और कंट्री दोनों ही डेवलप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। नोट्स इसके बनाते जाइएगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी से बोलता हूं याद रख पाना बड़ा ही कठिन होना है, इसलिए नोट्स लगातार इसके बनाते जाइएगा। खुद के लिखे हुए नोट्स से आपको फायदा ये होगा कि कहीं भी कोई भी दिक्कत जाती है या समझ में नहीं आता है तो आप एक बार नोट्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा इसको दोबारा से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात ये बोलता है कि जब तक कि किसी को रिकनेसेंस परमिट या फिर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस नहीं मिल जाता है, जब तक कि किसी को रिकनेसेंस परमिट या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस नहीं मिल जाता है तब तक कोई भी व्यक्ति रिकनेसेंस, प्रोस्पेक्टिंग या फिर माइनिंग ऑपरेशन किसी भी एरिया में नहीं करेगा। हाँ, अगर मिल जाता है उसे किसी भी माइनिंग लीज का रिकनेसेंस परमिट या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, तो उस केस में ही कैन डू दैट, ये सारे ऑपरेशन वो कर सकता है, बट उसके पहले वो नहीं कर सकता है। ये वाला आप छोड़ दीजिएगा, कोई मतलब का नहीं है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका बोलता है कि अब यह सेक्शन कहां पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये सेक्शन कहां पे अप्लाई नहीं होता है, तो यहां पर बोलता है कि अगर कभी भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोस्पेक्टिंग का काम कर रही है, या फिर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस आईबीएम प्रोस्पेक्टिंग का काम कर रही है, या फिर एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च के द्वारा कोई ऐसा काम किया जा रहा है, मतलब बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है उसके द्वारा अगर यह प्रोस्पेक्टिंग वगैरह काम किया जा रहा है, या माइनिंग जियोलॉजी का कोई डायरेक्टरेट है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, अब वो किसी भी नाम से जाना जा सकता है, या फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी फर्म, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी फर्म अगर एक्सप्लोरेशन का या फिर प्रोस्पेक्टिंग का काम करना चाहती है तो उस पर यह सेक्शंस लागू नहीं होने हैं। ठीक है, दूसरा बोलता है कि इस एक्ट के आने के पहले, इस एक्ट के आने के पहले जितने भी माइनिंग लीजेस दिए गए थे, कहां पर, गोवा और दमन एंड दीव में, वहां पर भी ये सेक्शंस लागू नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उस जमाने में क्या था, गोवा और दमन एंड दीव जो या फिर पुडुचेरी की बात करें, ये सब जो है तो फ्रांस के अंडर में था। ठीक है, 1961 में फिर उसके बाद आजादी मिली हमें, वहां से फ्रांस से आजादी मिली, तो इसलिए इन जगहों पर ये अगर पहले से थे, नियम आने के पहले से थे, तो
जल्दी से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन या एक्ट वहां पर लागू नहीं होता था, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति, अब 1961 था, अब इस बात पे बहस मत करिएगा 1961 सर बोले हैं आजादी मिली, आजादी वाला देखिए एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, बट 1960s के आसपास कहीं तक कुछ था, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, 1961 याद आ रहा था हल्का फुल्का, तो मैंने बोल दिया है, ठीक है। बाकी इसको पत्थर की लकीर लेके मत चलिएगा। हाँ, आगे देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को इस चीज की परमिशन नहीं है कि वो मिनरल को ट्रांसपोर्ट करे या स्टोर करे या किसी से ट्रांसपोर्ट करवाए या स्टोर करवाए, ठीक है। तो इस एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है तो मिनरल को ट्रांसपोर्ट स्टोर नहीं कर सकता। हाँ, उसके पास अगर लाइसेंस है, सब कुछ है, देन ही कैन डू दैट, ठीक है। अब आगे देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज बोलता है, एनी स्टेट गवर्नमेंट, any state government after prior consultation with the central government, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद कहीं पर भी किसी भी माइनिंग लीज किसी भी एरिया में रिकनेसेंस, प्रोस्पेक्टिंग या माइनिंग ऑपरेशन का कार्य कर सकती है। लेकिन लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये बोलता है कि ये जिस भी प्रॉपर्टी पर रिकनेसेंस, प्रोस्पेक्टिंग या माइनिंग ऑपरेशन का काम करने जा रहे हैं, उस एरिया का पहले कभी भी रिकनेसेंस परमिट, पर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या माइनिंग लीज पर नहीं दिया गया हो, ठीक है। मतलब कि पहले अगर इसको कभी भी किसी जमीन को अगर पहले कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लीज पर नहीं दिया है, ठीक है, तो उस केस में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के कि क्या सर मैं इस एरिया का प्रोस्पेक्टिंग या फिर रिकनेसेंस या फिर माइनिंग ऑपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे हाँ ठीक है, कभी कुछ हुआ ही नहीं इस जमीन पे, तो एक काम करिए आप जाके कर लीजिए, ठीक है। हाँ, फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार यह कार्य करिएगा। देखते हैं आगे फर्स्ट शेड्यूल में क्या बोलते हैं, कौन कौन सी जमीनें आती है, कौन कौन से मिनरल्स आते हैं फर्स्ट शेड्यूल में, है ना। आगे देखेंगे अभी। अब आता है टर्मिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या माइनिंग लीजेस। अब देखिए, सीधे सीधे आपका जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जा सकता है, या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस मतलब देने से मना कर देगा, ठीक है। तो किस किस केस में रद्द होगा या रद्द नहीं होगा, या फिर कब बोला जाएगा कि भाई ये जो एरिया है इसको हम माइनिंग लीज के लिए नहीं दे सकते हैं, या इस एरिया का हम प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस नहीं दे सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कब बोल सकती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से पूछेगी कि भाई ऐसा करना सही रहेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट पूछेगी कि देखिए, अब इसको एक कहानी की तौर पे लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि मुझे इस एरिया को जो है तो इसका टर्मिनेशन ऑर्डर देना है, इस एरिया का मतलब इस टर्मिनेशन ऑर्डर मतलब कि भाई इस एरिया का ना तो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का भी इश्यू होगा ना माइनिंग लीज का भी इश्यू होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी भाई साहब क्यों करना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी देखिए मुझे किसी के फायदे की बात करनी है। किसके फायदे की बात करनी है? फायदे की बात ऐसी है कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट, ठीक है, रेगुलेशन को बचाने के लिए, मतलब इसमें मेन मुद्दा क्या रहता है कि आप माइंस तो डेवलप करिए, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, बट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें कि आप हम किसी भी प्रकार से नेचर को जो है तो प्रिजर्व करना चाहते हैं, है ना। कहीं पर अगर मैंने मिनरल एक्सट्रैक्ट किया तो हो सकता है बाढ़ आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई हो सकता है ऐसा, इसका लीज अगर आपने दे दिया या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस आपने दे दिया तो यहाँ पे जो भी कार्य होगा उसके कारण कहीं पे बाढ़ आ सकती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, या फिर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, या फिर जो वहां की पब्लिक है उसके हेल्थ को खतरा है इस चीज के कारण, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, या फिर बिल्डिंग्स की, मॉन्यूमेंट्स की, या कोई भी अदर स्ट्रक्चर है उसको सेफ्टी से रखने के लिए हम ऐसा कह रहे हैं, या फिर मिनरल रिसोर्सेस को कंजर्व करने की बात आ गई, या फिर माइंस में सेफ्टी मेंटेन रखने की बात आ गई, है ना। अगर ऐसा ये इसका लीज प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस आपने दे दिया तो मतलब मान के चलिए कि सबको खतरा है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फिट फाइन होता है, जो भी ठीक लगता है, उस रेस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगी कि आप एक काम करिए, एक प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑर्डर दीजिए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का या माइनिंग लीज का। क्या दीजिए? प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑर्डर दीजिए।
लेकिन याद रखिएगा रिकनेसेंस परमिट के लिए नहीं है ये सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज जो आप देते हैं, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिंग और माइनिंग लीज जब आप देते हैं ना, तो वहां पर आप बोरहोल्स भी ड्रिल करोगे, और माइनिंग लीज अगर मिल गया तो मान के चलिए कि आप वहां से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। रिकनेसेंस में ये केस नहीं आता। रिकनेसेंस परमिट में तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता है कि आप फोटो खींचोगे, बस जाके देखोगे, ताक झांक करोगे, फोटो खींचोगे, लेकिन कभी भी आप वहां पे बोरहोल्स ड्रिल नहीं कर सकते। आप वहां पर जो है तो जेसीबी वगैरह नहीं लगा सकते, ट्रेंच वगैरह नहीं खोद सकते हो, ड्रिलिंग नहीं कर सकते हो। तो ये सारी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं रिकनेसेंस परमिट में, ठीक है। अब ये जो टर्मिनेशन ऑर्डर है, ये कभी भी माइनर मिनरल्स या उसके किसी पार्ट में नहीं दिया जा सकता। ठीक, ध्यान रखिएगा, कहां पर टर्मिनेशन ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है? माइनर मिनरल्स जहां पे पाए जाते हैं जिस एरिया में, उस एरिया के लिए टर्मिनेशन ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। तो इस बात का भी ध्यान आप रखिए, ठीक है। अब देखिए, ये तो थी बात सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ। अब यही सेम चीज अगर स्टेट गवर्नमेंट को भी महसूस होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई किसी को पहले से लीज पे दे दिया, ठीक है, कोई लीज होल्डर है, लाइसेंस होल्डर है, उसको आपने देख के रखा हुआ। अब आप एकाएक बोलो कि यार हम प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑर्डर देना चाह रहे हैं, नहीं दे सकते हैं, ये लोग नहीं दे सकते हैं। उसमें देने का तरीका यह है कि पहले आप उसको जो है तो एक कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी दीजिए, या दूसरा ऐसा माइनिंग लीज या लैंड उसको प्रोवाइड कराइए, या प्रोस्पेक्टिंग दूसरी जगह का प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस प्रोवाइड कराइए जो कि इसके इक्विवेलेंट हो। देन ओनली आप इस जगह का जो है तो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। अब एक बात यह आती है कि ठीक है, अगर आपने किसी को लाइसेंस दिया है, ठीक है, अब उस व्यक्ति ने लाइसेंस लिया जो माइनिंग लीज का होल्डर है, उसने काम तो शुरू किया, लेकिन फिर उसके बाद काम बंद कर दिया माइंस का। तो अगर 2 साल तक, ठीक है, लीज एरिया में जो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन था, मतलब जिस दिन भी काम स्टार्ट हुआ, भाई एक फॉर्म जाता है ना कि माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फिर डिसकंटिन्यूएंस हुआ तो फिर फॉर्म में भेजेंगे, ठीक है। 1C 1D 2A, ये 1C 1D में हम भेजते हैं, ठीक है, डिसकंटिन्यूएंस वगैरह का। तो अगर ऐसा हुआ, काम बंद हुआ, और ये समय जो काम बंद किया गया 2 साल से अधिक समय के लिए बंद हुआ, ठीक है, या फिर 2 साल के लिए अगर बंद रहा, तो 2 साल बाद आपका जैसे ही 2 साल पूरे होंगे, आपका वहां का लाइसेंस जो है तो वो लैप्स कर जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर 2 साल के पहले पहले आपने एक एप्लीकेशन लिख के दे दिया, ठीक है, मतलब 2 साल खत्म होने के पहले पहले स्टेट गवर्नमेंट को आपने एक एप्लीकेशन लिख के दे दिया कि देखिए ये कारण थे जिसके कारण मैं माइनिंग ऑपरेशन नहीं कर पाया हूँ, मेरे कंट्रोल के बाहर था, ऐसे रीजंस आपको देने हैं। फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी, जिस दिन भी उसको एप्लीकेशन रिसीव हुआ उसके 3 महीने के भीतर भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से एक ऑर्डर पास करेगी, उसको एक नई डेट देगी कि भाई इस दिन तक आप जो है तो काम चालू कर लीजिए, चलिए हम आपको थोड़ा और समय देते हैं, ठीक है। तो तब तक तो वो लीज जो है तो लैप्स नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर विद इन 6 मंथ्स उसने फिर भी काम नहीं स्टार्ट किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो फिर से उसका जो ऑर्डर है, जो पर लाइसेंस है, उसको क्या कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है, कैंसिल कर सकती है, एक्सपायर हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, ठीक। 6 महीने के भीतर भीतर अगर सामने वाले ने फिर से एक एप्लीकेशन लिख के कर दिया, तो उसको फिर से 3 महीने के भीतर एक ऑर्डर पास करके देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, बोलेगी कि चलो स्टेट गवर्नमेंट के, चलो ठीक है भाई, तुमको और समय दिया जाता है, लेकिन लेकिन इस बार अगर तुमने काम नहीं चालू किया, तो भाई हम तुम्हारा जो पीरियड ऑफ एक्सटेंशन हम बार बार दे रहे हैं, वो नहीं होगा, वो नहीं दिया जाएगा। मतलब कि सीधे सीधे ये बोलता है कि आपका लीज एरिया जो बार बार लैप्स होने जा रहा है, जो आपका लाइसेंस एक्सपायर होने जा रहा है, आप बार बार एप्लीकेशन देके उसको रिवाइव नहीं कर सकते हो, कर सकते हो बट 2 बार से अधिक, नॉट मोर देन टू टाइम्स, ठीक है। किसी भी लीज एरिया के लिए 2 बार से अधिक आप एप्लीकेशन
नहीं दे सकते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जरूर लिख लीजिएगा, मैंने जितने अभी यहाँ पे बताया आपको, क्या क्या बताया, देखिए लिखना है आपको, है ना। तो सबसे पहला तो ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा कि किसको किसको जो है तो किसके ऊपर यह कौन सा, कि भाई जो माइनिंग ऑपरेशन करना है ना, या फिर प्रोस्पेक्टिंग का काम करना है लाइसेंस लेके, तो वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, लाइसेंस की जरूरत किसको किसको नहीं है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आईबीएम, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी फर्म, डायरेक्टरेट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी, या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी फर्म, या फिर माइनिंग एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा कोई भी फर्म, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी फर्म है, तो उसको जो है तो लाइसेंस या लीज के एरिया की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कभी भी कहीं भी कर सकती है। दूसरा ये याद रखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी जगह का परमिशन ले सकती है रिकनेसेंस प्रोस्पेक्टिंग या माइनिंग ऑपरेशन करने का, फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार, स्टेट के अंदर, विद इन द स्टेट, लेकिन स्टेट के बाहर नहीं। ठीक है, ऐसी जगह का जहां का रिकनेसेंस परमिट या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या माइनिंग लीज आज तक नहीं दिया गया हो। ठीक है, तीसरा टर्मिनेशन ऑर्डर, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज का जो टर्मिनेशन ऑर्डर है वो किस किस केस में दे सकता है। तो ये सारे रीजंस थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी स्टेट गवर्नमेंट से बोल के दिलवा सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो खुद भी दे सकती है, अगर उसको लगता है कि नेचर को किसी प्रकार से या किसी को हानि हो सकती है इस काम के कारण। ठीक है, दूसरा, अगर माइनिंग ऑपरेशन 2 साल तक नहीं करता है माइनिंग लीज होल्डर जो है, तो उस केस में उसका एक्सपायर हो जाएगा, 2 साल के भीतर भीतर उसे एप्लीकेशन देना पड़ेगा, है ना। एप्लीकेशन दे दिया, अब ये फिर एप्लीकेशन क्या हुआ कि भाई उसने 3 महीने का उसको टाइम दिया गया, 3 महीने के भीतर भीतर अगर उसने कर दिया तो ठीक है, ठीक है, लेकिन उसको नहीं किया तो फिर से उसको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और तब भी उसने नहीं काम किया तो फिर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 महीने का टोटल 1 साल का और टाइम मिलता है मैक्सिमम। ठीक है, 3 महीने प्लस 6 महीने, तो टोटल आपको जो है तो कितना टाइम दिया जाता है, 9 महीने का टाइम दिया जाता है। ठीक है, 2 बार से अधिक आप एप्लीकेशन नहीं देंगे। अब जिसको भी लीज दिया जाएगा, लीज पर दिया जा रहा है जमीन, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा जो भारत देश का मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, उसको नहीं देगा। ठीक है, हाँ, एक चीज ये बोलता है कि पार्ट ए और पार्ट बी फर्स्ट शेड्यूल का जो है उसके अनुसार जो है तो किसी को भी रिकनेसेंस परमिट या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या माइनिंग लीज नहीं दिया जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, किस केस में स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान से सुनिएगा, स्टेट गवर्नमेंट कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिनका रिकनेसेंस परमिट, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या माइनिंग लीज खुद से नहीं दे सकता है, उसके लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे हैं, तो फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट है, तो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट ए में आता है सबसे पहले कोयला, हाइड्रोकार्बन एंड एनर्जी मिनरल्स, इनका लीज, रिकनेसेंस परमिट या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट अपने से नहीं दे सकती, इसके लिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए। या फिर सेम केस एटॉमिक मिनरल्स के केस में भी है, इसका परमिशन अप्रूवल मतलब लाइसेंस वगैरह स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, उसको अगर देना है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, एटॉमिक मिनरल्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है, यूरेनियम वगैरह सब कुछ आ जाता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। ज्यादा स्टूडेंट्स आते नहीं है, फिर आप लोग बोलते हो सर सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाइए करवाइए, हैं, फिर ऐसे में कहाँ करवा पाएंगे।
मेरा भी तो मन लगना चाहिए, ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, डाउट्स होंगे, तो उसमें आप लोगों को बेनिफिट है। ठीक है, अब इसमें इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उसके बावजूद देख रहे ना के बराबर आ रहे हैं क्लासेस करने, तो क्या फायदा ऐसी क्लास करवा के। चलिए आगे देखते हैं। तो सीधी सी बात है, कोई भी अगर व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट लीज देती है या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, लीज या लाइसेंस देती है, तो उसको वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब वो कोई फर्म हो चाहे कोई व्यक्ति हो, वो सब इंडियन होने चाहिए। ठीक है, उस फर्म के जो वर्कर्स हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, जो उस फर्म का शेयर होल्डर है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। अब स्टेट गवर्नमेंट किन जगहों का माइनिंग लीज, और किन जगह, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां का माइनिंग लीज नहीं दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है तो किसी भी ऐसी जगह का माइनिंग लीज नहीं दे सकती है जहां पे मिनरल का एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, अगर कहीं पर एविडेंस ऐसे पाए गए हैं, ऐसे सबूत पाए गए हैं कि यहाँ पे मिनरल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर है, उसका माइनिंग लीज दे सकती है। ठीक है, माइनिंग लीज और केस केस में दे सकती है कि अगर सामने वाले ने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड माइनिंग प्लान स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, या फिर माइनिंग प्लान फिल अप किया है किसी ने, अगर किसी भी माइनिंग लीज का, ठीक है, तो उस केस में भी जो है तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो माइनिंग लीज दे सकती है। ठीक है, अब एक बार में एक व्यक्ति एक बार में एक व्यक्ति मैक्सिमम कितना एरिया लीज पर ले सकता है, या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कितने एरिया का ले सकता है, मैक्सिमम एरिया। तो एक या एक से अधिक प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस ले सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक या एक से अधिक प्रोस्पेक्टिंग, मतलब आप गए, आप प्रोस्पेक्टिंग का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप एक बार लिए, दो बार लिए, तीन बार लिए, 10 बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, लेकिन वो एरिया, टोटल एरिया, मतलब आज तक आपने जितने भी लाइसेंस लिए हैं उसका टोटल एरिया, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के केस में टोटल एरिया कभी भी 25 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर रिकनेसेंस परमिट की बात करें तो एक लो 10 लो, नहीं मतलब है, लेकिन टोटल एरिया कभी भी, कभी भी आपका 10,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर एक ही रिकनेसेंस परमिट ले रहे हैं तो उसका एरिया 5,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें 1000 है रिकनेसेंस परमिट के केस में, और इसमें नॉर्मल 25 है। ठीक है, तो एक बार में जो प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो लाइसेंस लेके, 25 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया का जो है तो प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत होता है 5 बाय 5 किलोमीटर। ठीक है, अगर एक स्क्वायर लेके चले तो 5 बाय 5 का, 5 किलोमीटर बाय 5 किलोमीटर का स्क्वायर बनता है। ठीक है, 25 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है, इसमें इतने में प्रोस्पेक्टिंग करना ही बड़ी बात है ना। और रिकनेसेंस के लिए तो फिर और भी बड़ा एरिया आपको दे दिया। और माइनिंग लीज के केस में कभी भी ये 10 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, माइनिंग लीज के केस में 10 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इतने से अधिक तो माइनिंग लीज आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई हमने जो माइनिंग लीज दिया है, ठीक है, लीज दे दिया, लेकिन जिसको भी मैंने लीज दिया, ध्यान से सुनिएगा, जिसको भी मैंने लीज दिया उसको मिनरल या फिर कोई इंडस्ट्री डेवलप करनी है, ठीक है, मिनरल या फिर इंडस्ट्री को डेवलप करना है, और उसके लिए उसको एक बड़ा एरिया चाहिए। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट राइटिंग में ये बोल सकती है कि भाई आपका जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या माइनिंग लीज है, तो उसके एरिया को हम लिमिट्स को बढ़ा देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है। लेकिन किस केस में, अगर लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ भाई मिनरल को डेवलप करने के लिए इसको एक फैक्ट्री तो बैठानी पड़ेगी, तो ठीक है, ठीक है, बढ़ा देते हैं एरिया, है ना भाई। अब माइनिंग माइंस में के अंदर थोड़ी फैक्ट्री बैठाएगा, वो तो थोड़ा दूर बैठाएगा, या पावर प्लांट जो भी होगा थोड़ा दूर बैठाना चाह रहा है वो, तो उसके लिए आप उसको जो है तो बड़ा एरिया दे सकते हैं। अब देखिए, कोई भी ऐसी जगह जो जमीन कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, या फिर कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसी जमीन जो कॉम्पैक्ट नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, तो उस केस में जो है तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो राइटिंग में परमिशन दे सकती है कि आप रिकनेसेंस परमिट ले लीजिए या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस ले लीजिए उस जगह का, या फिर माइनिंग लीज ले लीजिए, है ना। अब कभी कभार ऐसा होता है कि भाई परमिट या फिर लाइसेंस किसी और के नाम पे, माइनिंग लीज किसी और के नाम पे, काम कोई और कर रहा है, तो उस केस में ऐसा माना जाएगा कि जो व्यक्ति काम कर रहा है माइनिंग लीज उसी के हाथ में है, माइनिंग लीज उसी को हमने दिया है, ठीक है। अब कोई भी लाइसेंस अगर आपको दिया जाता है, ठीक, प्रोस्पेक्टिंग रिकनेसेंस परमिट या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, वो 3 साल से अधिक के लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अगर सामने वाला ये पूरा प्रोस्पेक्टिंग का ऑपरेशन 3 साल के भीतर कंप्लीट कर लेता तो ठीक है, नहीं कर पाता है तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको रिन्यू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस की बात करें तो 5 साल से अधिक, लेकिन किसी प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का पीरियड जो है तो 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, टोटल पीरियड 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक है, 3 साल हो गए, उसके बाद आपने रिन्यू कर दिया, ठीक है, लेकिन 5 साल से अधिक फिर भी रिन्यू नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 साल, ठीक है। और बाकी फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट ए और पार्ट बी में जो भी आपको मिनरल्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स, एटॉमिक मिनरल्स और हाइड्रोकार्बन्स दिए हैं, उसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार से ना प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दे सकती है, ना तो उसका रिन्यूअल करेगी। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोल देती है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करेगी। अब फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट है कोल माइंस, ठीक है। कोल माइंस का जो भी आप माइनिंग लीज दे रहे हैं, कोल माइंस का जो माइनिंग लीज दे रहे हैं, मतलब माइनिंग करने के लिए जब भी किसी कोल माइंस को दिया जाता है कि भाई आप यहाँ पे माइनिंग का काम करिए, ठीक है, वो माइनिंग लीज हुआ। तो वो लीज आप जो दे रहे हैं वो मैक्सिमम कितने सालों तक के लिए दे सकते हैं आप? मतलब गए स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आपने बोला भाई मुझे ये माइनिंग लीज चाहिए, जैसे अभी ऑक्शन हो रहा है कोल ब्लॉक्स का, तो ये जो कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन हो रहा है ये मैक्सिमम कितने समय के लिए हो सकता है? मतलब एक व्यक्ति को अगर ऑक्शन में मिल गया वो कोई भी कोल ब्लॉक, तो वो कितने सालों तक वहां पर माइनिंग कर सकता है? तो मैक्सिमम जो लीज दिया जाता है, माइनिंग लीज दिया जाता है, ग्रांट किया जाता है, वो 30 साल से अधिक नहीं होता, और कम से कम 20 साल तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम दोनों दिया कि भाई ये जो माइनिंग लीज दिया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा, कम से कम 20 साल के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 30 साल के लिए दिया जाएगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ठीक है। और इसका अगर रिन्यूअल भी हुआ तो
20 साल मैक्सिमम रिन्यूअल दे सकते हैं, और मतलब 50 साल, टोटल 50 साल तक आप कहीं पर भी काम कर सकते हो, ठीक है, अगर आप गए तो। अब कोल, लिग्नाइट और एटॉमिक मिनरल्स के अलावा जो पीरियड ऑफ ग्रांटिंग है, ठीक है, वो कितना होगा? तो वो जो है तो बोलता है कि 50 साल के लिए आप ग्रांट कर सकते हो किसी भी माइनिंग लीज को, ठीक है। अगर एमएमडीआर एक्ट 2015 के आने के पहले के कोई लीज हैं, ठीक है, तो उनको ऐसा माना जाएगा, लीज दी गई है अगर किसी को, तो उनको ऐसा माना जाएगा कि भाई ये 50 साल के लिए दिया गया है, ठीक है, 50 साल उनका भी काउंट किया जाएगा जिस दिन भी उनको लीज दिया गया था। जैसे ही लीज पीरियड क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, तुरंत ही उस लीज एरिया को फिर से ऑक्शन के लिए डाल देना है, ठीक है। अगर कहीं पर मिनरल का इस्तेमाल कैप्टिव पर्पस के लिए हो रहा है, कहीं पर भी मिनरल का इस्तेमाल अगर कैप्टिव पर्पस के लिए हो रहा है, कैप्टिव पर्पस इन द सेंस कि आपका मिनरल जो है तो जो व्यक्ति, जो लीज होल्डर मिनरल निकाल रहा है, उसी के द्वारा, उसी लीज होल्डर के द्वारा उस मिनरल का इस्तेमाल किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। लीज एरिया से जो लीज होल्डर मिनरल निकाल रहा है उसका इस्तेमाल वो स्वयं ही कर रहा है, मतलब कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए वो खुद ही कर रहा है। जैसे सीमेंट बना रहा है, लाइमस्टोन निकाला खुद ही सीमेंट बना लिया, कोयला निकाला खुद ही पावर, थर्मल पावर स्टेशन में यूज कर लिया। तो जब ऐसा केस होता है तो उसका जो लीज एरिया है, उसको जो लीज दिया जाएगा, उसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2030, ठीक है। 31 मार्च 2030 तक उसको जो है तो वो लीज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको नहीं दिया जाएगा, चाहे आपका एक्सपायर हो गया हो, दोबारा से रिन्यू कराना हो, या रिन्यूअल कर दिया है उसके बाद भी, ये रिन्यूअल का पीरियड खत्म हो गया उसके बाद भी 31 मार्च 2030 के बाद आप उस जगह पर काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। या फिर 50 साल होने वाले हैं, इनमें से जो भी अधिक समय होगा वो अधिक समय के लिए आप जो है तो उस जमीन पर काम कर सकते हो, माइनिंग ऑपरेशन कर सकते हो कैप्टिव पर्पस के लिए। अगर कैप्टिव पर्पस के अलावा अगर कोई माइंस है आपकी, ठीक है, तो 31 मार्च 2020 तक आप उसमें काम कर सकते हो। अब चाहे रिन्यूअल हो, चाहे डेट ऑफ एक्सपायरी डेट हो, चाहे रिन्यू हुआ हो, चाहे जो हुआ हो, या 50 साल, ठीक है, इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो आपको दे दिया जाएगा। अब एक चीज बोलता है, लोगों को पलटने दो, आप पराठे पलटो। जोमेटो भी गजब भेजता रहता है क्यों? चलिए, जिसको पढ़ना हो वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा, क्या फर्क पड़ता है। जिसको एग्जाम निकालना है, देखिए एक चीज होती है कि ठीक है, कोर्सेस मैं जानता हूं हजारों में परचेज होते हैं यहाँ पे, बट निकलता सिर्फ कुछ ही लोगों का है। उसका कारण है क्योंकि वो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो मन लगा के तैयारी करते हैं। अगर आपका एग्जाम निकलता है तो आपने कहीं ना कहीं उसमें पूरा डेडिकेशन दिया होगा। अगर आपके डेडिकेशन में थोड़ी सी भी चूक रह जाती है तो वहां रेस में आपसे आगे कोई और निकल सकता है। तो अपने डेडिकेशन को कम मत होने दीजिए, है ना। ज्ञान कहीं से भी मिले, इकट्ठा करो, जरूरी है। आपके सिलेबस के हिसाब से ये सारी चीजें जरूरी हैं, दिया भी है, डायरेक्ट दिया है सिलेबस में। और जहां नहीं भी दिया था वहां भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, एमएमडीआर वगैरह के,
तो जरूरी है ये। अब देखिए, जो लीज होल्डर है उसके द्वारा मिनरल का इस्तेमाल कैप्टिव पर्पस के लिए किया जा रहा है। तो ऑक्शन के समय जब भी उसका ऑक्शन होता है लीज होल्डर, तो उस केस में मतलब उस जमीन का भाई लीज पीरियड एक्सपायर हो गया है ना, उस जमीन का लीज एरिया का लीज पीरियड एक्सपायर हो गया। तो जो लीज एरिया का जो होल्डर है उसके पास एक ऑक्शन के समय एक अधिकार होता है, राइट ऑफ फर्स्ट रेफ्यूजल, कि अगर वो चाहे तो मना कर सकता है कि देखो भाई हम नहीं बेचना चाहते हैं, हम नहीं देना चाहते हैं इस व्यक्ति को या किसी को, है ना। वो जिसको चाहे उसको दे सकता है, उसके पास अधिकार है, वो जिसको चाहे उसको दे सकता है, ये अधिकार है लीज होल्डर के पास। तो लीज होल्डर को अगर आपने पटा लिया तो मान के चलिए कि वो आपको लीज पे दे देगा, वो सभी को रेफ्यूज करके बोलेगा कि इस आदमी को दे दो, मैं तो इस आदमी को चाहता हूं, तो ठीक है दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें जितना भी हमने पढ़ा, ठीक है, जितने भी नियम कानून पढ़े वो नियम कानून किस पर लागू नहीं होंगे, किस पर लागू नहीं होंगे? जिसका रिन्यूअल का जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर दिया गया हो, या फिर जिसका जो लीज एरिया है, जो लीज माइनिंग लीज है वो लैप्स हो गया हो और दोबारा से रिन्यू ही नहीं हुआ, उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं होता। चलिए रॉयल्टी की बात करते हैं। माइनिंग लीज मिल गई आपको, आप एक माइंस के ऑनर है, ऑपरेशन कर रहे हो माइंस में, अब आपको रॉयल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलता है कि इस एक्ट के आने के पहले जितने भी माइनिंग लीज ग्रांट किए गए थे उनको रॉयल्टी देना होगा। किस चीज का? जो मिनरल आप निकाल रहे हो वहां से, या जो मिनरल आपके द्वारा कंज्यूम किए जा रहे हैं, मतलब किसी भी एजेंट, मैनेजर या एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्टर या सब लीज, मतलब कि सब पेटी कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर, इनके द्वारा जो भी कंज्यूम किया जा रहा है इनके द्वारा रॉयल्टी पे किया जाएगा, ठीक है, लीज एरिया से अगर आप निकाल रहे हो मिनरल तो। अब ये जो रॉयल्टी आप पे करोगे इसका जो रेट है, इसका जो रेट है वो सेकेंड शेड्यूल में दिया हुआ है हर एक मिनरल का, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में आप देंगे। एक्ट के आने के बाद जो भी लीज ग्रांट हुए हैं उनको भी रॉयल्टी देना पड़ेगा, ठीक है, और उसका रेट भी सेकेंड शेड्यूल को इन हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। अब किसे रॉयल्टी नहीं देना है? अगर कोई लीज एरिया ग्रांट किया गया किसी लीज होल्डर को, किसी होल्डर के अंडर में माइनिंग लीज है, ठीक है, किसी होल्डर के अंडर में माइनिंग लीज है, और इस एक्ट एमएमडीआर एक्ट के आने के पहले, अमेंडमेंट एक्ट 1972 आने के पहले या उसके बाद जब भी ये हुआ, ठीक है, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा रॉयल्टी पे करने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को रॉयल्टी पे करने की जरूरत नहीं है जो कोयले का इस्तेमाल कर रहा हो, और वो कौन है? किसी भी कोल माइंस का वर्कमैन है, मतलब एक छोटा सा कर्मचारी है, वो कोयले को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा रॉयल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हर महीने 1 टन का 1/3 से अधिक कंज्यूम नहीं करेगा वो, तभी वो रॉयल्टी नहीं पे करेगा। अगर 1 टन का 1/3 से अधिक वो कंजम्पशन करता है तो उस केस में उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी।
अब हो सकता है वो वर्कमैन आपकी माइंस से कोयला ले जाता हो खाना वगैरह बनाने के लिए, या ठंडी में हो गया कोयला भट्टी जला लिया, दुकान खोल के रखा है अपना, पार्ट टाइम दुकान भी चला रहा है, तो ऐसा बहुत सा केसेस देखने को मिलता है कोल माइंस वाले एरिया में, तो उसको रॉयल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये जो रॉयल्टी का रेट है उसको बढ़ा सकती है, ठीक है, लेकिन एक ही बार, हर 3 साल में एक बार बढ़ा सकती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएगी, ठीक है। अब एक आता है डेड रेंट, चलो लेकिन उसके पहले मैं आपको शेड्यूल सेकंड दिखा दूं। सेकंड शेड्यूल, ये देखिए आपका, जैसे कि मान लीजिए कोई एक अच्छा सा उठाते हैं, अच्छा सा मिनरल उठाते हैं, कोल, कोल का नहीं दिया, इसका अलग से ऑर्डर आएगा, नोटिफिकेशन में देखेंगे। चलो और कुछ देखते हैं, क्रोमाइट का देख लेते हैं। जितना भी आपका सेल्स प्राइस है उसका 15%, ठीक है। जैसे क्रूड का देख लें, जितना भी आपका सेल्स प्राइस है एवरेज, उसका 8% आपको देना है रॉयल्टी। तो ये रॉयल्टी इस प्रकार से दिया हुआ है, कितने परसेंट किसका देना है, ठीक है। अब एक होता है डेड रेंट, रॉयल्टी तो पे कर दिया, लीजी के द्वारा डेड रेंट भी पे किया जाएगा, मतलब लीज होल्डर के द्वारा। अब ये डेड रेंट हर साल स्टेट गवर्नमेंट को पे किया जाता है लीज होल्डर के द्वारा, ठीक है, थर्ड शेड्यूल के अनुसार, थर्ड शेड्यूल के अनुसार जो है डेड रेंट पे किया जाता है। और ये डेड रेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो बढ़ा सकती है, लेकिन 3 साल में मात्र एक बार बढ़ाएगी, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, डेड रेंट का रेट। अब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्रस्ट स्टैब्लिश किया जाता है, ध्यान रखिएगा दो चीजें हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रस्ट स्टैब्लिश किया जाता है उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल बॉडी है, मतलब इसको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, ये सिर्फ इसका काम क्या होता है कि ऐसे एरियाज, ऐसे जगहों के फायदे की बात करें या उनको फायदा पहुंचाने की काम करें जहां पर माइनिंग से रिलेटेड ऑपरेशन चल रहे हैं, उन जगहों पर सभी को फायदा हो, डेवलपमेंट हो, है ना, व्यक्तियों को, मतलब व्यक्तियों को मेन तौर पर, खास तौर पर, तो उनके फायदे के लिए ये काम करती है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो फंक्शंस है, जो कंपोजिशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 224 के 244 के 5वें और 6वें शेड्यूल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाएगी, ठीक है, इसके फंक्शनिंग का, वो शेड्यूल्ड एरियाज या फिर ट्राइबल एरियाज के जो पंचायत के नियम कानून है उनके बेसिस पे बनाएगी, ठीक है। या कोई भी अगर फॉरेस्ट आता है, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अनुसार जो है तो उस एरिया के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी कि किस प्रकार से वहां पे काम होगा ताकि सभी को फायदा पहुंचे, है ना। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के द्वारा इस तरीके से काम किया जाए, ये नियम कानून बनाएंगे। अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को माइनिंग ऑपरेशन जहां पर भी चल रहा है, उस एरिया में जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट, जहां पर भी माइनिंग ऑपरेशन चल रहा है, उस जगह पर अगर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनी हुई है, ट्रस्ट है वहां पे अगर ये, तो उसको एक अमाउंट दिया जाएगा लीज होल्डर के द्वारा, ठीक है, लीज होल्डर के द्वारा या लाइसेंस होल्डर के द्वारा
उसका एक अमाउंट दिया जाएगा। लाइसेंस होल्डर सिर्फ लाइसेंस होल्डर नहीं होना चाहिए, उसके पास माइनिंग लीज होना चाहिए, मतलब वो माइनिंग कर सकता है। ठीक है, तो जितना भी रॉयल्टी पे किया जाता है सेकेंड शेड्यूल के अनुसार उसके लगभग लगभग बराबर देना चाहिए, लेकिन कभी भी रॉयल्टी के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। रॉयल्टी का 1/3 से अधिक नहीं देना है, लेकिन देना है इनको पैसा। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला कि भाई मैं भी एक नॉन प्रॉफिटेबल बॉडी एस्टेब्लिश करूंगा जिसका नाम है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, इसका भी वही काम है कि किसी भी जगह पर जहां पे माइनिंग ऑपरेशन चल रहे हैं वहां पे रीजनल और डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन सही तरीके से हो, ये देखने की जिम्मेदारी इसकी है। ठीक है, और इसको रॉयल्टी कितना, रॉयल्टी का 2%, जितना भी रॉयल्टी पे किया जाता है लीज होल्डर को के द्वारा, उसका 2% जो है तो पैसा देगी ट्रस्ट को, पैसा देगा लीज होल्डर ट्रस्ट को। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखें। तो ये था चैप्टर नंबर 2। डेड रेंट ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीज करके कुछ होता है, एक डॉक्यूमेंट है, उसके अनुसार डेड रेंट कुछ लिया जाता है। मैं कल के लेक्चर में आपको ये डेड रेंट के बारे में बता दूंगा डिटेल में, क्या कि डेड रेंट होता क्या है। ठीक है, कुछ पढ़ना पड़ेगा एक बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीज मुझे, इसमें क्या बोला गया डेड रेंट के बारे में, तो मैं आपको उसके बारे में कल बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ये आपका 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, टोटल जो इसके इसमें चैप्टर्स हैं, मैं मंडे से मैं और भी ज़्यादा फ्री हो जाऊंगा, तो मैं आपके एक आध 2 सब्जेक्ट और इंक्रीज कर दूंगा और टाइमिंग भी आपका बढ़ा दूंगा। इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स टोटल 7 चैप्टर हैं। ठीक, अब ये 7 चैप्टर हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं ताकि एमपी पर हम आ सकें, है ना। और बहुत सारी चीजें हमारा दिमाग में क्लियर होते जा रहा है माइनिंग लीज से रिलेटेड, तो इनके नोट्स मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, इसको दोबारा से पढ़ पाना आपके लिए कठिन होगा। नोट्स बनाते चलिएगा, जो भी पढ़ाता हूं लेक्चर बार बार देख के बनाना है, देख के बनाइए, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है ना, बट नोट्स जरूर बनाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे जब पढ़ाना रहेगा तो वहां पे जल्दी से जल्दी पन्ने पलटो और आप अपना जो पिछला है उसको क्लियर करते जाओ, है ना। जैसे अगर अपन एमपी का जब पढ़ेंगे तो उससे कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा हमें, है ना, कि भाई एमएमडीआर में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा जा रहा है। तो अब दोनों को कोरिलेट करने के लिए ना, मैं इसीलिए बार बार आपसे बोल रहा हूँ नोट्स खुद के बना लो, तो दोनों को कोरिलेट करने में आपको आसानी जाएगी। आ रही बात समझ में, आपको आसानी रहेगी। तो इसलिए इन चीजों को सही सलामत तरीके से नोट डाउन करिए, जितना बताया जाता है